गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का नित्या टेक पर। आज के इस वीडियो में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड एसी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है सभी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास कर ये ATI के होने वाले जो CBT बेस्ड जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सस्पेक्टेंस। ठीक है, बताना है कि सस्पेक्टेंस की यूनिट क्या होती है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में दिया है महो, बी में है ओम, सी में हेनरी एंड डी में है फैराड। ठीक है, तो बताइए व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सस्पेक्टेंस। ठीक है, तो याद रखिएगा सस्पेक्टेंस क्या होता है। तो सस्पेक्टेंस एसी सर्किट में जो हम लोग रेजिस्टेंस यूज करते हैं, तो रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है, विपरीत होता है, उसको हम लोग सस्पेक्टेंस कहा जाता है। तो रेजिस्टेंस एसी सर्किट पर रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/Z, है ना। जेड यानी कि इम्पीडेंस जो होता है, तो इम्पीडेंस का जो रिवर्स होता है उसका उल्टा होता है। ठीक है, जैसे एसी सर्किट में रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। तो उसी तरह से एसी सर्किट जो होती है उस सर्किट में जो सस्पेक्टेंस होती है उसकी जो यूनिट होती है उसको याद रखिएगा। एसी सर्किट में जो सस्पेक्टेंस होती है उसकी यूनिट जो होती है महो होती है। ठीक है, यानी कि 1 नंबर ए नंबर इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टिव कॉइल टेकन 5 एम्पियर करंट अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ज सप्लाई एट 0.8 पावर फैक्टर। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टिव कॉइल का रेजिस्टेंस हमको निकालना है। ठीक है, यानी कि क्या निकालना है हमको, आर निकालना है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालना है यानी कि एसी सर्किट का रेजिस्टेंस, इंडक्टिव कॉइल का रेजिस्टेंस। तो एसी सर्किट में जो इंडक्टिव कॉइल होती है उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, जेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका जेड निकालना है। तो चलिए जेड निकालते हैं हम लोग। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि V/I इक्वल टू क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, यानी कि जेड यानी कि ओम का नियम से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, R बराबर V/I होता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग जेड बराबर क्या लिख सकते हैं, V/I। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, 240 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है और जो करंट है 5 एम्पियर दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जेड इसका निकालेंगे तो जेड बराबर V/I। ठीक है, और V यानी कि वोल्टेज कितना है इसका 240 और करंट कितना है 5 एम्पियर। ठीक है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे जेड का वैल्यू जो आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 ओम आ जाएगा। अब हमको निकालना है इसका रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है हमको, रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए इसका पावर फैक्टर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पावर फैक्टर दिया हुआ है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर। ठीक है, यानी कि cos फाई या cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा, जेड। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा cos फाई जो है यानी कि 0.8 इंटू क्या हो जाएगा 48। ठीक है, ये दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरा आंसर। ठीक है, इसको गुना करके देखिएगा तो इसका आंसर जो आएगा सी नंबर यानी कि 38.4 ओम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज्ड इन एसी सर्किट एंड एसी सीरीज सर्किट। ठीक है, एसी सीरीज सर्किट का हमको क्या करना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एसी सर्किट में क्या होती है, कैसे बढ़ाया जाता है। तो एसी सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, पहला ऑप्शन बोलता है इंक्रीज द इंडक्टिव वैल्यू। इंडक्टिव वैल्यू जो होता है उसको वृद्धि करने बोल रहा है।
बी में है रिड्यूसिंग द कैपेसिटिव वैल्यू, कैपेसिटिव वैल्यू जो है उसको घटाने के लिए। सी में है इंक्रीज द कैपेसिटेंस वैल्यू, जो कैपेसिटेंस वैल्यू है उसका मान को वृद्धि करने के लिए। एंड डी में बोलता है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि जो प्रतिरोध होता है उसके वैल्यू में वृद्धि करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर जो है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि रिड्यूसिंग द कैपेसिटिव वैल्यू। समझ में आ रहा है? यानी कि जो संधारित्र होती है, कैपेसिटर होती है, उसका मान को कमी करने के लिए हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऐसे सर्किट में सीरीज में हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड 3 फेज रिएक्टिव पावर इफ द लाइन वोल्टेज इज VL एंड लाइन करंट इज IL। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। 3 फेज का सर्किट है, ठीक है, जिसमें रिएक्टिव पावर जो उसका लाइन वोल्टेज है और उसका लाइन करंट है, ठीक है, तो इसमें हमको निकालना है फार्मूला क्या होगा 3 फेज के लिए रिएक्टिव पावर, यानी कि 3 फेज में रिएक्टिव पावर निकालने का फार्मूला क्या होगा। तो बताइए 3 फेज में रिएक्टिव पावर जो होता है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा। तो 3 फेज में याद रखिएगा दोस्तों, जहाँ पर भी 3 फेज आएगा वहाँ पे √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो देख रहे हैं सी या डी हो सकता है। ठीक है, अब सी या डी में देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो √3 उसके बाद क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, लाइन करंट दिया हुआ है, और एंगल जो बनेगा रिएक्टिव पावर का वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी नंबर क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन काउज फॉर बिलो 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर इन 3 फेज सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज द मेन काउज। ठीक है, 3 जो फेज जो सिस्टम है इसमें क्या करना है, जो उसका पावर फैक्टर है 0.5 क्या करता है, लैगिंग कर रहा है। तो नीचे जो मुख्य कारण दिया गया है उसका क्या कारण है। ठीक है, मतलब पीछे जो चल रहा है उसका क्या कारण है उसको हमको बताना है। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ड्यू टू फ्लैक्चुएशन वोल्टेज। ठीक है, बी में है ट्रू पावर ड्यू टू रेजिस्टेंस लोड, सी में है रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड, एंड डी में है रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर कैपेसिटिव वैल्यू। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्यों 0.5 डिग्री क्या होगा, वो लैग करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड, यानी कि अधिक, अगर उसमें हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टिव इंडक्टिव लोड डालेंगे, यानी कि जिसमें कॉइल लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो कॉइल यानी कि इंडक्टिव लोड अगर हम लोग अधिक डालेंगे तो इंडक्टिव लोड के कारण क्या होगा, वो लैग करेगा। ठीक है, यानी कि इंडक्टिव सर्किट में क्या करती है, वो लैग करती है। ठीक है, याद रखिएगा इंडक्टिव सर्किट में क्या होती है, लैगिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द करेंट इन नेचुरल कंडक्टर न्यूट्रल कंडक्टर इन 3 फेज अनबैलेंस्ड लोड इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, एक स्टार में कनेक्टेड सिस्टम है, ठीक है, 3 फेज का, किस प्रकार का है, असंतुलित लोड पर। ठीक है, असंतुलित लोड में उदासीन चालक में क्या करना है, इसमें धारा क्या होगी बोलती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बोलता है नो करंट विल फ्लो, बी में है द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इन 3 फेज, एंड सी में है द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इन 2 फेज ओनली, एंड डी में है लेजर देन द लोएस्ट करंट इन एनी वन ऑफ फेज। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमको निकालना है व्हाट इज द करंट इन न्यूट्रल कंडक्टर इन 3 फेज अनबैलेंस्ड लोड इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, तो इसका सही आंसर याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि लेजर देन लोएस्ट करंट इन एनी वन ऑफ फेज, यानी कि जितना भी फेज होगा, कला होगा, उनमें से किसी में भी सबसे ज़्यादा सबसे कम धारा
जो होती है करंट जो होती है उसकी तुलना में क्या होगी, ठीक है, कम होगी, ठीक है, यानी कि लेजर देन द लोएस्ट करंट इन एनी वन ऑफ फेज, ठीक है, जो जितना थ्री फेज है थ्री फेज में क्या होगी, किसी एक में क्या होगी, कम होगी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, कैलकुलेट द अपरेंट पावर इन केवीए ऑफ थ्री फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम इफ द लाइन करेंट इज 16 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर। 0.8 पावर फैक्टर पे क्या करना है, यहाँ पे हमको अपरेंट पावर निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसका अपरेंट पावर, ठीक है। अपरेंट पावर जैसे हम लोग जानते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है, W/V/I होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, W/V/I होता है। अब यहाँ पे हमको निकालना है क्या, इसका ये पावर निकालना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ मेरे पास पावर फैक्टर भी दिया हुआ है, वोल्टेज भी है, ठीक है, करंट भी है। इस फार्मूला में हम लोग पुट करेंगे तो हमारी ये जो पावर है इस सर्किट का पावर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए चलिए इसका वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। कोस थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 0.8 हो गया, ठीक है। डब्लू तो कुछ नहीं है, छोड़ देते हैं। वोल्टेज कितना है, ठीक है, वोल्टेज है थ्री फेज का यानी कि 415। उसके बाद करंट कितना है, ठीक है, करंट कितना दिया हुआ है, देखिए करंट है 16 एम्पियर, ठीक है। ये दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। हमको यहाँ पे निकालना है W, ठीक है, ये निकालना है, इसका पावर निकालना है। तो पावर निकालने के लिए ये तीनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो 0.8 इंटू 415 इंटू 16 करेंगे तो टोटल मेरा जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, टोटल जो वैल्यू है वो आएगा मेरा 5312, ठीक है, 5312 आ गया। ये वाट में आ गया, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना होगा, किलो वाट में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, 3 संख्या बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग मिला के देखते हैं, तो यानी कि डी नंबर में 5.3 kVA, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ 2 वाट मीटर W1 एंड W2, ठीक है, 2 वाट मीटर है इन थ्री फेज पावर मेजरमेंट इफ़ द पावर फैक्टर इज 0, इफ पावर फैक्टर इज 0 बोल रहा है, यानी कि मीटर है 2 वाट मीटर है जिसको W1 W2 से सूचित किया जा रहा है, ठीक है, जिसका रीडिंग क्या होगा पूछता है, यदि पावर फैक्टर 0 हो, ठीक है। पावर फैक्टर यदि 0 हो तो इसका रीडिंग क्या होगा वो चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है W1 W2, यानी कि दोनों जो वाट मीटर है बोथ आर पॉजिटिव रीडिंग, दोनों वाट मीटर पॉजिटिव रीडिंग देगा। बिम बोलता है W1 इज पॉजिटिव एंड W2 इज नेगेटिव। सी में बोलता है W1 इक्वल टू W2 बट अपोजिट, ठीक है, बट अपोजिट साइन बोलता है, ठीक है। डी ऑप्शन बोलता है 0 W1 इज पॉजिटिव रीडिंग एंड W2 इज नेगेटिव रीडिंग, ठीक है। तो क्या होगा, जब 2 वाट मीटर को हम लोग जोड़ देंगे और उसका पावर फैक्टर जो है 0 शो करेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी नंबर होगा, यानी कि W1 इज इक्वल टू W2, यानी कि W1 यानी कि पहला वाट मीटर और दूसरा वाट मीटर दोनों का रीडिंग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बट अपोजिट साइन, ठीक है। बट दोनों का साइन जो होगा अपोजिट हो जाएगा, एक क्लॉकवाइज हो जाएगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी उसका साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक प्लस हो जाएगा एक माइनस में शो करेगा, ठीक है, यानी कि अपोजिट साइन शो करेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। इस क्वेश्चन में देखते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज 4 to 40 वोल्ट RMS। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमको निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज 240 वोल्ट RMS वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि RMS वैल्यू जो होती है उसका मान क्या होता है 0.707। ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई में जो वोल्टेज है वो कितना है 240 वोल्ट है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग 240 इंटू 0.707। ठीक है, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई जब हम लोग कर देंगे तो 169.68। ठीक है, अब ये सिंगल वाट मीटर के लिए हो गया, सॉरी ये सिंगल फेज के लिए हो गया। ठीक है, तो इस तरह से व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ 240 RMS बोल रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रीडिंग क्या आ जाएगा C नंबर, यानी कि 399.5 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो गया C नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। व्हाट इज द फार्मूला फॉर रिएक्टिव पावर इन AC सर्किट। बहुत तेजी क्वेश्चन है। जो AC सर्किट है, AC सर्किट में पूछ रहा है कि रिएक्टिव पावर का फार्मूला क्या होता है। दो तरह का पावर होता है। ठीक है, एक होता है एक्टिव पावर और दूसरा होता है रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रिएक्टिव पावर का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा, चलिए बताइए रिएक्टिव पावर का फार्मूला क्या होगा। पहले हम बोल रहा है रिएक्टिव पावर बराबर V इंटू आई √2 VI cos थीटा VI sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिव पावर का यहाँ पे क्या होता है कोस थीटा से इसको सूचित करते हैं, कोस थीटा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको निकालना है रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर बराबर क्या हो जाएगा D नंबर, यानी कि VI sin थीटा। ठीक है, यानी कि D इसका परफेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट R। ठीक है, इस सर्किट का क्या करना है, हमको इम्पीडेंस निकालना है जिसमें R यानी कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम, एक्सेल दिया हुआ है यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है 36 ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया है 24 ओम। ठीक है, यहाँ पे R जो वैल्यू है इसका दिया है 5 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये है 36 और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 24। ठीक है, तो इसका हमको निकालना है Z। ठीक है, तो Z बराबर क्या हो जाएगा √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इस फार्मूला में जब हम लोग इसको पुट कर देंगे, ठीक है, पुट करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर जो आया जाएगा उसको सॉल्व करिएगा। तो जैसे कि चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि R रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है 5। ठीक है, 5 ओम का है, तो क्या हो गया 5 का स्क्वायर हो गया प्लस, और XL कितना है 36 और XC है 24। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है √अंडर है। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस, ये दोनों को जब माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, यानी कि 25 प्लस क्या हो गया 144। ठीक है, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 169। ठीक है, ये सब में रूट है। ठीक है, सब में रूट लगा हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13, यानी कि C इसका क्या हो गया परफेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द
फेज डिस्प्लेसमेंट इन अ सिंगल फेज एसी सर्किट। सिंगल फेज एसी सर्किट का क्या करना है हमको, फेज डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, यानी कि फेज का डिस्प्लेसमेंट जो होता है, एक एसी जो होता है, एसी का जो सिंगल फेज है, ठीक है, एसी सिंगल फेज में फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी कि कितने डिग्री के एंगल पे वो चलते हैं। ठीक है, तो सिंगल फेज में जो करंट और जो वोल्टेज जो होती है उसका चलने का जो एंगल होता है, याद रखिएगा 90 डिग्री होता है। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के अंतर पे क्या होते हैं, चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इन स्टार कनेक्टेड। ठीक है, स्टार कनेक्टेड में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में क्या कनेक्शन है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन में दे रहा है VL, यानी कि जो लाइन वोल्टेज होती है वो √3 फेज वोल्टेज होती है बोल रहा है। बीम बोलता है जो लाइन वोल्टेज जो होती है 3 इंटू फेज वोल्टेज होती है। सिम बोलता है लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज बटा √3, एंड डी में है लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज बटा 3। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो याद रखिएगा आप लोग, जो ऐसी सर्किट होती है उसमें जो लाइन वोल्टेज जो होती है वो फेज वोल्टेज का √3 गुना होती है। ठीक है, यानी कि ये इसका परफेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, कैलकुलेट द लाइन करंट ऑफ 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई फॉर बैलेंस लोड ऑफ 3000, ठीक है, 3000 वाट एट 0.8 पावर फैक्टर इज कनेक्टेड इन स्टार। ठीक है, स्टार में कनेक्टेड है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले जो हम लोग सॉल्व किए थे, एक क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें हम लोग जानते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है, W/V इंटू आई। ठीक है, इस फार्मूला का हम लोग पुट करते हैं तो पावर फैक्टर का जो वैल्यू है वो कितना है, 0.8 हो गया। ठीक है, अब जो W है यानी कि इसका पावर जो दिया हुआ है कितना है, 3000। ठीक है, वोल्टेज है 415 वोल्ट, और करंट कितना है, करंट हमको निकालना है। ठीक है, जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो करंट आएगा, मेरा जो करंट आ जाएगा 9.03। ठीक है, यानी कि ये जो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में 8.5 दे रहा है, 5.2 दे रहा है, सी में 4.5 दे रहा है, एंड डी में 3.5 दे रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है 9 आ रहा है लगभग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ए हो सकता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार तो 9 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द पावर फैक्टर इन 3 फेज पावर मेजरमेंट ऑफ 2 वाट मीटर शोइंग इक्वल रीडिंग। ठीक है, बताना है व्हाट इज द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होगा इन 3 फेज पावर मेजरमेंट सिस्टम में अप टू वाट मीटर शोइंग इक्वल रीडिंग। ठीक है, दोनों वाट मीटर क्या कर रहा है, इक्वल रीडिंग शो कर रहा है। ठीक है, तो पहला में बोलता है 0, बी में है 1, सी में है 0.5, एंड डी में है 0.8। ठीक है, तो बताइए व्हाट इज द पावर फैक्टर इन 3 फेज पावर मेजरमेंट ऑफ 2 वाट मीटर शोइंग इक्वल रीडिंग। दोनों वाट मीटर क्या कर रहा है, इक्वल रीडिंग दे रहा है। ठीक है, तो पावर फैक्टर इसके क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि बी इसका क्या हो गया, परफेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ कॉइल हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम, ड्रॉ द करंट ऑफ 5 एम्पियर एट 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में पावर फैक्टर हमको निकालना है। ठीक है, पावर फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पावर फैक्टर बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, कोस थीटा बराबर R/Z। ठीक है, R/Z दिया हुआ है। अब हमको इसका पावर फैक्टर निकालना है। ठीक है,
तो पावर फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ठीक है ठीक है। तो इस फार्मूला में जब पुट करेंगे तो इसका सही आंसर जो क्या आएगा 0.6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो गया 0.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेट द इम्पिडेंस जेड ऑफ द RLC सीरीज सर्किट इफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज लेस देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा इम्पिडेंस का। ठीक है, तो इम्पिडेंस का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। ठीक है, जेड बराबर क्या होता है √R²। ठीक है, प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि बी नंबर इसका क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इम्पीडेंस जेड बराबर क्या होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला मैच कर रहा है बी नंबर, यानी कि जेड बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द। ठीक है दोस्तों, इसमें लगभग देखिए सभी फार्मूला लगभग एक जैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि जेड बराबर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर दिया है, जेड बराबर R² प्लस XL, ये तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ में से ये ठीक है ये दोनों आंसर सही हो सकता है। ठीक है, जेड बराबर √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, यानी कि जो बड़ा रहता है उसको हम लोग पहले लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों आंसर लगभग हो सकता है, लेकिन आंसर में यहाँ पे दिया हुआ है डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ RLC सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस। ठीक है 15 वाट, रिजल्टेंट रिएक्टेंस X बराबर 20 कनेक्टेड अक्रॉस द 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमको पावर फैक्टर निकालना है। ठीक है, RLC सर्किट का, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। ठीक है, एक कॉइल भी लगा हुआ है, एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो इसका हमको निकालना है, क्या निकालना है कैलकुलेट द पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर हमको निकालना है। चलिए पावर फैक्टर हम लोग निकालते हैं। पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, पावर फैक्टर बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है कोस थीटा बराबर R/Z। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका जेड निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो आर दिया हुआ है लेकिन जेड नहीं है। ठीक है, तो जेड निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं जेड बराबर क्या होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है XL XC भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसका रिजल्टेंट जो है रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि √R²। ठीक है, प्लस X²। ठीक है, तो R क्या है रेजिस्टेंस इसका दिया हुआ है 15। ठीक है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस XC जो दिया हुआ है वो कितना है 20। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा √अंडर। ठीक है, जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर 25। ठीक है, अब हम लोग कोस फाई निकालना था, तो कोस फाई बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है R/Z। ठीक है, तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 15 और कोस यानी कि जेड आ गया कितना आ गया था 25। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 0.6। ठीक है, यानी कि बी इसका क्या हो गया परफेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कैलकुलेट द वैल्यू एडमिटेंस।
ठीक है, यानी कि यहाँ पे एडमिटेंस के वैल्यू निकालना है ऑफ द आरएलसी पैरेलल सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई एंड 8 एम्पियर करंट इज पास थ्रू इट। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, एडमिटेंस निकालना है, यानी कि y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो y बराबर क्या होगा, एडमिटेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि ठीक है हम लोग जानते हैं कि एडमिटेंस यानी कि जिसको y से सूचित किया जाता है। ठीक है, y बराबर क्या होता है 1/z। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, √G² प्लस B²। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, z निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो 1/z होता है, तो z मालूम नहीं है तो z निकालेंगे। z बराबर क्या हो जाएगा, V/I, यानी कि इसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है 240 वोल्ट और करंट कितना है 8 एम्पियर। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। ठीक है, 30 ओम। अब y बराबर क्या होता है 1/z। ठीक है, यानी कि 1 क्या हो जाएगा 30। ठीक है, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर 0.033। ठीक है, यानी कि सी नंबर इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लाइन करेंट ऑफ दिस सिंगल फेज आरसी पैरेलल सर्किट। ठीक है, आरसी पैरेलल सर्किट है जिसमें हमको क्या करना है, इसका फार्मूला, ठीक है, फॉर लाइन करंट के लिए। ठीक है, तो ये आरसी सर्किट है, यानी कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है इसका व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट। ठीक है, लाइन करंट निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा आरसी पैरेलल सर्किट के लिए बोलता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आरसी सर्किट के लिए, याद रखिएगा लाइन करंट बराबर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला जो होगा डी नंबर, यानी कि लाइन करंट बराबर, ठीक है, √IR का होल स्क्वायर माइनस IC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये √है। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो गया। 22 नंबर का क्वेश्चन है, तो 22 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। 22 नंबर में है हाउ द लो पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव इन AC सर्किट। ठीक है, किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेंगे AC सर्किट में। ठीक है, तो AC सर्किट में याद रखिएगा पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हमको क्या करना होगा, बाय कनेक्टिंग, ठीक है, कैपेसिटर इन पैरेलल, यानी कि जो कैपेसिटर होगा कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ेंगे तो पावर फैक्टर क्या होता है, इम्प्रूव होता है, यानी कि डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है। इसका अगला भाग देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल नित्य टेक को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहिए। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।